हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। इससे पहले संविधान के पृष्ठभूमि की वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी थी, आपने देखी होगी। उसके बाद हमने भाग 1 किया संघ एवं उसके राज्य, भाग 2 नागरिकता की, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स किए, मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 4 किए जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के नाम से आप लोग जानते हैं। उसके बाद आज भाग 4A के बाद करते हैं हम भाग 4A। और भाग 4A में जो आर्टिकल आता है वो सिर्फ एक आर्टिकल आता है जो 51A है। तो भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य की बात की गई है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम कर चुके हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए थे, तो उसमें उन अधिकारों की बात की थी और ये भी बात कही गई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। उसके बाद डीपीएसपी में ये बात रखी गई थी कि अगर किसी भी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व उसके बारे में दिया गया था और उसमें से अगर किसी का भी कोई हनन होता है तो उसमें वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है वो आपको वो अधिकार प्रदान करे या नहीं करे। ठीक है, उसके बाद आज बात करेंगे हम मूल कर्तव्य की। अब उसमें जो मूल अधिकार दिए गए, उसके बाद डीपीएसपी दिए गए, तो वो तो भारत के नागरिकों के लिए दिए गए थे। उसके बाद जो ये मूल कर्तव्य बनाए गए यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए, ये कुछ भारत के जो नागरिक हैं उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए हमारे संविधान के लिए, हमारे जो आदर्श रहे हैं यानी कि संविधान बनाने वाले जो व्यक्ति रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन करता रहे हैं, उनके बारे में उनके जागरूक रहें, उनको अपने हृदय में संजोए रखें, मतलब उनका आदर करें, उनके कर्तव्य पथ पर चलें। तो ये सब बातें इस मूल कर्तव्य में दी गई हैं। अब बात करते हैं ये जो मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में थे या नहीं थे। तो देखिए, जब संविधान बन करके तैयार हुआ था उस टाइम पर मूल कर्तव्य संविधान में वर्णित नहीं थे। इसको बाद में ऐड ऑन किया गया यानी कि संविधान में जोड़ा गया और इसीलिए भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में इसको जगह दी गई। ठीक, तो कई बार सवाल पूछता है आपसे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी ये थे ही नहीं। उसके बाद कई बार सवाल पूछता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और इसको जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन को कई बार पूछता है कि कौन सा वह संविधान संशोधन था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जगह दी गई। ठीक, कई बार सवाल ये भी पूछता है कि जो मूल कर्तव्य है, देखो इनको जो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, लेकिन कई बार यूपीएससी या यूपीपीएससी या राज्य स्टेट मतलब स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें ये सवाल पूछ लेता कि मूल कर्तव्यों को लागू किस सिफारिश पर या किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे। तो अगर आपसे जोड़ने के लिए पूछे कि किस समिति पर जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, लेकिन वहीं पर अगर बात लागू करने की आ जाए कि लागू किस समिति की सिफारिश पर ये किए गए, तो आपको याद रखना है जो लागू किए गए थे वो वर्मा समिति थी। वर्मा समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को लागू किया गया, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य आए, जोड़े गए, फिर लागू हुए, लेकिन ये आए कहाँ से, यानी कि हमारे भारत में या भारत के संविधान में किस दूसरे देश से लाया गया इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो वो बात समझते हैं। तो हमारे जो भारत के संविधान में इनको लागू किया गया, तो वो जो भारत में लाए गए वो तो लाए गए रूस से, यानी कि भारत ने जो लिए
वो रूस से लिए गए, रूस के संविधान से। लेकिन कई बार सवाल ये पूछ लेता है कि दुनिया में सबसे पहले मूल कर्तव्य किस देश में लाए गए, यानी कि किस देश में सबसे पहले मूल कर्तव्य को लाया गया था। अगर उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले लाने वाला जो देश था वो जापान था। जापान देश में सबसे पहले लाए गए, सबसे पहले लाए गए। और भारत जो लाया वो रूस से लेकर के आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है, किस देश से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई, रूस से। सबसे पहले कौन लाया, जापान। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। अब देखते हैं कि मूल कर्तव्य कितने होते हैं और ये मूल कर्तव्य क्या क्या बातें भारत के नागरिकों के लिए एक ड्यूटीज़ के रूप में बताते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इन जो मूल कर्तव्य हैं, जो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं, उनकी संख्या 11 है। लेकिन 1976 में, यानी जब इनको जोड़ा गया, जब इनको लागू किया गया, उस टाइम पर इनकी संख्या सिर्फ 10 थी। उसके बाद जो एक जोड़ा गया, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो 82वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार एक जोड़ा गया, यानी कि शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया। ठीक है, जो कि 86वां संविधान संशोधन था, ये 2002 में हुआ था जो। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। ठीक है, अब इन मौलिक कर्तव्यों में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये क्या क्या बोलते हैं, और इनमें भी कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनको मानने के लिए, यानी कि जिनको भारत में व्यक्ति, जो भारत के नागरिक हैं, उनको मानने के लिए कुछ में दंडनीय है, कुछ दंडनीय नहीं है। यानी अगर इनमें से कुछ ऐसे कर्तव्य भी हैं जिनको अगर आप नहीं भी मानोगे तो आपको कोई भी व्यक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई सज़ा नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं अगर आप उनकी अवहेलना करोगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन दंडनीय है और कौन दंडनीय नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है उसके अंदर ये बोला गया है कि संविधान का पालन करें। संविधान, जो हमारा संविधान है उसका पालन करें, यानी कि उसके जिस तरीके से उसने दे रखा है, जिस चीज़ में जिस तरीके से उसमें वर्णन है, उन सब का रूल रेगुलेशन का पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब उसके आदर्शों का मतलब है कि जो व्यक्ति संविधान को बनाने वाले थे तो उनका, साथ में संस्थाओं का, संवैधानिक, यहाँ पर मतलब है संवैधानिक संस्थाओं का, जैसे कि जिन संस्थाओं का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है उन संस्थाओं की बात यहाँ पर करता है, जैसे कि संसद है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वित्त आयोग है, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं उन सब का। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग नहीं होगा क्योंकि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इस तरीके की संस्थाएं जो संविधान में उल्लिखित हैं उन संस्थाओं की यहाँ पर बात करते हैं। राष्ट्रध्वज, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान, इन सब का आदर करें। तो पहले जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में यही बोला गया है कि संविधान का, प्रत्येक भारत के नागरिक को संविधान का पालन करना होगा। उसके जो आदर्श होंगे, यानी कि जो जो व्यक्ति संविधान निर्माण में था, यानी कि संविधान निर्माण करता थे या संविधान सभा के सदस्य थे, ऐसा मान सकते हैं आप, उनका आदर करोगे। जो संविधान में उल्लिखित संस्था है उनका आदर करोगे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ठीक है, तो पहला कर्तव्य ये था। अब बात आती है कि ये जो पहला कर्तव्य है ये दंडनीय होगा या नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है तो उसको दंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए 1971 में एक एक्ट बनाया गया, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण 1971 में। तो 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण एक्ट एक बनाया गया। तो इसके थ्रू अगर आप पहले मौलिक कर्तव्य का
पालन नहीं करते यानी इसकी अवहेलना करोगे तो आप दंडनीय होंगे। और किस एक्ट के माध्यम से आप दंडनीय रहोगे? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण 1971 का एक्ट था, इसके थ्रू आप दंडनीय रहोगे। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये दंडनीय है या नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है। कई बार स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है कि कौन सा, इनमें से पूछ लेगा और ये क्रम से पूछता है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ दंडनीय है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मूल कर्तव्य की, दूसरे फंडामेंटल ड्यूटी की। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, यानी जो व्यक्ति हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए गए हैं, तो उन आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे तो उन व्यक्तियों को हृदय में संजोए रखें, यानी कि उनकी रेस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें और उनका आदर वगैरह करें। ठीक है, रेस्पेक्ट वगैरह करें। तो ये चीज़ इसमें रखी गई है, लेकिन ये जो है कोई भी दंडनीय नहीं है, जो दूसरा है। उसके बाद तीसरा आता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, यानी कि जो भारत है उसकी संप्रभुता, एकता, यानी कि यहाँ पर भारत को मतलब अखंड बनाए रखें, यानी कि ध्यान रखें कि आप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि भारत खंडित हो। खंडित का मतलब है कि अलग राष्ट्रों में टूट जाए। तो इस तरीके की कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है। ठीक है, फिर आता है मूल कर्तव्य 4, देश की रक्षा करें। तो देश की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य बनता है, हम अपने देश की रक्षा करें। ठीक है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी जिस तरीके से संभव हो। 5वां, सभी लोगों में समरसता का मतलब होता है समानता। सभी लोगों में समानता, यानी कि जो भारत के लोग हैं उन भारत के लोगों में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर इन सबको छोड़ करके, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उसका लिंग अलग है या जन्म स्थान अलग है तो आप उसमें थोड़ा सा समानता ना बनाए रखें। ठीक है, तो सब में समानता बनाए रखें। भाईचारे का निर्माण करें, यानी कि सभी मिल करके रहें। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये निम्न में से क्या है, यानी कि मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है या डीपीएसपी है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारा मूल कर्तव्य में दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है 5वां जो है ये भी दंडनीय नहीं है, ये दंडनीय बिल्कुल नहीं है। उसके बाद छठे पर आते हैं, यानी कि छठा जो हमारा मूल कर्तव्य है। छठे में क्या बोलता है कि जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है हमारी, तो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, यानी कि जो हमारी संस्कृति चली आ रही है काफ़ी सारे देशों में हमारी संस्कृति के काफ़ी चर्चाएं हैं। ठीक है, तो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, यानी कि अपनी जो संस्कृति है उसका महत्व समझे कि हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ जो हिंदी हमारी राजभाषा या मातृभाषा मानी जाती है, तो इतने विद्यालय विदेशों में भी हमारे चलते हैं जो कि हिंदी विश्वविद्यालय हैं, हिंदी कॉलेज हैं। ठीक है, अमेरिका, कनाडा वगैरह में भी काफ़ी संख्याओं में हिंदी कॉलेजेस चलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमारी जो संस्कृति है तो उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें दी गई है वो आर्टिकल उसमें मूल कर्तव्य छठा दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी रक्षा करें। यानी पर्यावरण में आ जाते हैं हमारे जिस तरीके से वन वगैरह हैं, वन है, झील है, नदी हैं और जो कुछ वन्य जीव हैं उन सभी की रक्षा करनी है, उसको प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। इसमें मूल कर्तव्य में ये दिया गया है और ये एक प्रकार से दंडनीय हो जाता है अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षा कराने के लिए एक अधिनियम आया, एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं हम, एक तो वनों की रक्षा के लिए अधिनियम आया जिसको बोलते हैं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में आता है। याद रखना, कई बार सवाल डायरेक्ट पूछा जाता कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। ठीक है, और एक उसी तरीके से क्योंकि वन्य जीव भी इसमें आ जाते हैं,
ठीक है, जो हमारे अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सब इसी में जाते। तो एक वन जीव यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, और जो वन्य जीव लाया गया वो 1972 में लाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। दोनों पॉइंट डायरेक्ट भी कभी कभी पूछता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1980 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1972 में, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक पर्यावरण से यानी एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ करता है तो उसको वो दंडनीय होता है, ठीक है, उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से पहले काफ़ी चंदन के जो पेड़ हुआ करते थे उसकी स्मगलिंग होती थी, तो इसीलिए जो था वो इनको एक्ट को यानी अधिनियम को लाया गया और इसके द्वारा इसको दंडनीय किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इसमें यही चीज़ है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाए व्यक्ति, ठीक है, मानववाद को बढ़ाए, ज्ञान का अर्जन करे, ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान को दूसरे लोगों को दे, तथा सुधार की भावना का विकास करे, ठीक है। यानी कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाए, सुधार की भावना का विकास किया जाए, ये सब चीज़ें 8वें में है। उसके बाद 9वां आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को स्वच्छ व सुरक्षित रखें। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक प्लेस, ठीक है। जो पब्लिक प्लेस होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करो उनके साथ या उनको गंदगी करो उनमें, तो ऐसा नहीं है, उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। तो ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये हमारा 9वां फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद 10वें में आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी जो व्यक्तिगत है और जो सामूहिक गतिविधियों के जितने भी सभी क्षेत्र हैं उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे उससे क्या हो, जिससे कि राष्ट्र निरंतर कंटिन्यू बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। यानी सीधी सीधी बात है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास हो, और यदि इन क्षेत्रों में विकास होगा तो भारत का भी विकास निश्चित तय है, ठीक है। तो ये 10वां था। उसके बाद एक 11वां और आता है, तो 11वां मैंने बता दिया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सन 2002 में इसको जोड़ा गया, और उसमें शिक्षा को रखा गया। यानी इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक गार्जियंस अपने बच्चों को, और कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, ठीक है। तो ये बात की गई है इसमें, शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का जो शिक्षा के लिए बोला गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, तो वो 11वां मूल कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो ये हमारे मूल कर्तव्य थे 1 से 11 तक, काफ़ी ठीक ठाक है। कई बार पूछा जाता है मूल कर्तव्य के बारे में, अगर जनरल कंपटीशन हम देते हैं तो सवाल यही पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, भाग 4A किस अनुच्छेद में है, 51A, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि जो कि इसमें कौन दंडनीय है, कौन दंडनीय नहीं है, ठीक है। कई बार ये एक्ट पूछ लेता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसको ध्यान से रखें। और ये जो की पॉइंट है, यानी कि ये पूरे के पूरे जो पॉइंट हैं ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पसंद आया हो। अगर ये आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके।